स्वागत है दोस्तों आपका पॉलिटिकल टेल्सेस में। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज, संविधान का दर्शन, प्रस्तावना और मूल विशेषताएं। इसके अंदर हम कई सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने संविधान के ऊपर अपनी अपनी चर्चाओं के बारे में राय दिया है। आइए पढ़ते हैं राधा कुमार के अनुसार इन्होंने क्या बोला है। राष्ट्र के संस्थापकों ने राजनैतिक गठजोड़ व प्रत्यक्ष संवादों के मिश्रण से आधी सदी पहले मुख्यतः अहिंसक तरीके से स्वतंत्रता अर्जित की। मतलब जो हमारे देश को आज़ाद कराया, कैसे कराया? अहिंसक तरीके से, यानी हमारे देश को आज़ाद कराने में कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था, युद्ध नहीं करना पड़ा था हमें। और संवादों से, यानी वार्तालाप करके अंग्रेजों के साथ चर्चाएं करके हमारे देश को आज़ाद कराया था हमारे बड़े बड़े नेताओं ने। अन्य औपनिवेशिक देशों का अनुभव बिल्कुल उल्टा है, जिन्हें या तो युद्ध के दौरान स्वतंत्रता मिली तथा प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्य के हार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसलों से स्वतंत्रता मिली। हमें हमारे देश को छोड़कर अन्य कई सारे ऐसे देश हैं जिनको युद्ध करके स्वतंत्रता मिली, और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में भी स्वतंत्रता मिली कई सारे देशों को। आपने पिछले 12वीं क्लास में तो पढ़ा ही होगा, जो यूएनओ बनाया गया था, वो उसमें एक संस्था ऐसी थी जिसको मुख्यतः उसका यही काम था कि देशों को आज़ाद कराना था। ठीक है दोस्तों, इसमें बस इतना ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1946 में संविधान सभा के समक्ष अनुसूचित जातियों पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से एक स्मारक पत्र दाखिल किया। इस स्मारक पत्र में अंबेडकर ने यह विचार रखा कि संविधान को न केवल समाज के राजनीतिक संरचना पर केंद्रित रहना चाहिए, अपितु एक आर्थिक संरचना का भी सृजन करना चाहिए, जिसका आधार संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो। अंबेडकर जी ने 1946 में स्मारक पत्र बनाया था। इस स्मारक पत्र में उन्होंने यही कहा था कि जो हमारे देश के संसाधन हैं उनका न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए, वो अमीर लोग को भी मिलना चाहिए और गरीब लोगों को भी। और इसमें एक आर्थिक संरचना का भी सृजन किया गया था, यानी आर्थिक मॉडल बनाया गया था कि देश का विकास कैसे करना है। आइए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते नीचे। स्मारक पत्र में अंबेडकर ने यह कहा कि न केवल सरकार की निरंकुश ताकतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, अपितु समाज की निरंकुश ताकतों को भी नियंत्रित करना आवश्यक है। सरकार की जो निरंकुश ताकतें हैं दोस्तों, उसको तो नियंत्रित करना आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन जो समाज में फैले हुए निरंकुश ताकतें हैं उसको भी नियंत्रित करना आवश्यक है। ये बोला अम्बेडकर जी ने। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के सिद्धांत को उदारवादी शासन पद्धति से पृथक करने का विचार किया। अंबेडकर का यह विचार गोलमेज सम्मेलन के समग्र सत्र की 5वीं बैठक में उनके भाषण में परिलक्षित हुआ। मतलब जो दोस्तों, जो हमारा शासन था, उदारवादी शासन, इस पद्धति से पृथक करना था, उनको अलग करना था। और ये जो गोलमेज सम्मेलन है, ये कब हुआ था दोस्तों? 5वीं बैठक 20 नवंबर 1930 को हुआ था। यह इंग्लैंड में हुआ था। ये आपने पिछले साल पढ़ा होगा दोस्तों 12वीं क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट में। उन्होंने इस 5वीं बैठक में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां सत्तारूढ़ व्यक्ति सामाजिक व आर्थिक बिंदुओं को बदलने से हिचकिचाए ना, जो उसके न्याय व हितों की भी आवश्यकता हो। जो सत्तारूढ़ व्यक्ति है दोस्तों, जिस पे शक्ति नहीं है, आम लोग, वह जो सामाजिक व आर्थिक बिंदु हैं उसको भी बदल सकें, उससे बदलने से हिचकिचाए ना, हमारे कानून से वो डरे ना। और जो व्यक्ति है, आम व्यक्ति, उसके न्याय व हितों की भी आवश्यकता करना चाहिए। ये किसने बोला? अम्बेडकर जी ने। तो कब बोला है? 20 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन में। ये आपको डेट याद रखना है दोस्तों। आइए अब हम पढ़ते हैं संविधान का दर्शन। इसके अंदर कई सारे लोगों ने अपने अपने राय दिए हैं, जैसे राजीव भार्गव हो गए, कमल कुमार हो गए, एस.एन. अग्रवाल हो गए, के.एम. पानीकर हो गए, ऑस्ट्रीन हो गए, उपेंद्र बख्शी हो गए, गोपाल गुरु हो गए, एस.के. चौबे हो गए, क्रिस्टोफ जेफरे लॉट हो गए, सुहास पलसीकर हो गए। आइए तो हम पढ़ते हैं राजीव भार्गव के बारे में। इन्होंने क्या बोला है संविधान के बारे में। भारतीय संविधान का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था कि मतलब भारत का संविधान क्यों बनाया गया, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था। और जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसका मुख्य कुछ उद्देश्य तो होता होगा पर्टिकुलर। तो इसमें क्या है? सामाजिक प्रभुत्व को तोड़ना या समाप्त करना था, और स्वतंत्रता व समानता और न्याय के लिए एक नए काल का सृजन करना था, और सत्तारूढ़ लोगों की शक्ति को समाप्त करना था, और शक्तिहीन लोगों को सशक्त बनाना था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सट्टा लिखा हुआ है जो गलत है, आप इसको शक्तिहीन लोगों को सशक्त बनाना था। ठीक है दोस्तों।
तो इसका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता, समानता और न्याय के एक नए सृजन काल, मतलब एक नया काल बनाना था हमें, जहाँ पे सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिल सके। और जो सत्तारूढ़ व्यक्ति है, जिस पर सत्ता नहीं है, सत्तारूढ़ लोगों की शक्ति को समाप्त करना था, जो गलत गलत कार्य करते थे दोस्तों। जो शक्तिहीन लोग थे, उस उनको शक्ति प्रदान करना था और उन्हें सशक्त बनाना था, मजबूत। ये किसने कहा? ये राजीव भार्गव के अनुसार है दोस्तों। कमल कुमार, भारतीय संविधान का निर्माण 1940 के दशक से ही प्रारंभ हो गया था। यानी जो 1940 का दशक दोस्तों, 1940 से लेके 50 तक, इसके बीच में हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। तथा इनका मानना था कि भारतीय संविधान के निर्माण से लिंग, जाति और धर्म जैसी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। किनका मानना था? कमल कुमार का, कि जो संविधान बनेगा उससे जो समाज में रूढ़िवादी तत्व हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। जैसे धर्मनिरपेक्ष, धर्म के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको, जाति के आधार पे होता है, लिंग के आधार पे होता है, जैसे वो लड़का है लड़की है उसको वो एक कार्य नहीं करना चाहिए, ये सब भेदभाव को समाप्त करना था। भारत के सभी नागरिक इज्जत के साथ जी सके, वह समान अधिकारों का आनंद उठा सके तथा भारतीय संविधान को अपनाना भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण पल था। मतलब जो संविधान बनाया गया था वो सभी नागरिकों को अपनाना एक महत्वपूर्ण पल था, कि हम भाई हमारा संविधान बन रहा है, हमें इस संविधान के नियम कानूनों को अपनाना है। तो उनको ये अपनाने का एक महत्वपूर्ण पल था। विशेषकर अस्पृश्य वर्गों में जो संविधान से समान व्यवहार व समान अधिकार की आशा रखते थे। जो निम्न वर्ग के लोग थे, अस्पृश्य वर्ग था, निम्न जातियां थी हमारे समाज में, वो हमारे संविधान से बहुत आशा करते थे कि हमें भी उच्च जातियों की तरह समानता मिलेगा, अधिकार मिलेगा, हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। ये कमल कुमार कहते हैं। एस.एन. अग्रवाल के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने क्या हमारे संविधान के बारे में बोला है। राज्य की भूमिका को कम से कम रखने की बात कही एस.एन. अग्रवाल में, कि राज्य की भूमिका है वो कम से कम हो लोगों के बीच में, और भारतीय लोगों को स्वयं अग्रसर होने पर बल दिया है, कि जो पर्टिकुलर जो एक व्यक्ति है वह स्वयं आगे बढ़े, वो किसी पे निर्भर ना हो। ये एस.एन. अग्रवाल कह रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वयं आगे बढ़े अपने कार्य के लिए। के.एम. पानीकर क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय संविधान लोगों को दिया गया वह दृढ़ वचन है। मतलब जो हमारा संविधान है वो लोगों को एक वचन देता है, पक्का वाला वचन, इम्पोर्टेंट। कानून समाज को एक नए सिद्धांत पर पुनर्स्थापित करेगी, वह अच्छी व्यवस्था में लाएगी। जो हमारा कानून है वो एक नए काल का सृजन करेगी और अच्छी व्यवस्था में लाएगी। मतलब संविधान, जब हमारा देश आज़ाद हो तो संविधान बनाया गया ताकि हमारे देश का विकास हो सके। ठीक है दोस्तों, के.एम. पानीकर कहते हैं ये। ऑस्ट्रियन के क्या विचार हैं दोस्तों? ऑस्ट्रियन ने क्या बोला है हमारे संविधान के बारे में? व्यस्क मताधिकार ने भारतीय लोगों को बोलने की शक्ति प्रदान की है। फिर जो हमारा व्यस्क मताधिकार है, यानी जो 18 वर्ष हो जाते हैं सभी को वोट देने का अधिकार होता है, ये लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। और मौलिक अधिकार व्यक्तियों व अल्पसंख्यक समूहों को राज्य द्वारा लिए गए हानिकारक फैसलों से बचने का कार्य करते हैं। जो हमारे राज्य हैं अगर कोई हानिकारक फैसला लेते हैं, गलत फैसला लेते हैं, तो व्यक्ति कैसे बचेगा? वो अपने मौलिक अधिकारों से बचेगा, कि मेरे पे ये अधिकार है, मेरे पे वो अधिकार है, तो मैं बच सकता हूँ हानिकारक फैसलों से, गलत फैसलों से राज्य के। तथा संविधान की धारा 17 छुआछूत को निरस्त करती है। जो हमारे भारतीय संविधान की धारा 17 है दोस्तों, वह छुआछूत को निरस्त करती है, यानी छुआछूत पर पाबंदी लगा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करेगा इस समय, वर्तमान के समय में, तो उसको धारा 17 के तहत कानूनी प्रावधान दिया जाएगा। धारा 23 के अनुसार किसी भी व्यक्ति का शोषण, धारा 23 के अनुसार दोस्तों खरीद फरोख्त व बेगारी के रूप में किसी भी व्यक्ति से काम कराना प्रतिबंधित है। कौन सी धारा? 23। दोस्तों आपको सारी धाराओं को याद करना पड़ेगा क्योंकि आपने पॉलिटिकल ऑनर्स लिया है, क्योंकि ऑनर्स में इसीलिए डीपली पढ़ा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी से बेगारी करवाता है, किसी बच्चे से, तो उसे धारा के तहत कानूनी दंड दिया जाएगा। ऑस्ट्रियन के अनुसार मौलिक अधिकार सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देते हैं। कौन कह रहा है ये सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देते हैं मौलिक अधिकार? ऑस्ट्रियन के विचार हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। उपेंद्र बख्शी क्या कहते हैं? भारतीय संविधान शक्तिकरण का साधन है। जो हमारा संविधान है वो शक्तिकरण का साधन है दोस्तों। वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उन्हें कानूनिक आरक्षण की सुविधा देता है और शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में कोटा प्रदान करता है, यानी आरक्षण देता है। किसको? अनुसूचित जाति व जनजाति लोगों को।
जो सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे आदिवासी लोग हो गए, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, कई सारे क्षेत्रों में ये लोग पिछड़े हुए हैं। इसलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे संविधान में इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, कोटा प्रदान किया गया है, इनके आरक्षण की सुविधा है। उपेंद्र बख्शी कहते हैं ये। गोपाल गुरु व एस के चौबे क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के परिवर्तनवाद का अध्ययन करते हैं। ये जो दोनों व्यक्ति हैं किस चीज़ का अध्ययन करते हैं हमारे संविधान में? परिवर्तनवाद का, कि भारत में क्या क्या बदला गया है, तथा भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान है जिन्हें सामाजिक क्रांति को लाने के रूप में देखा जा सकता है। तो हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जिसे सामाजिक क्रांति लाया जा सकता है? जैसे व्यस्त मत अधिकार हो गया, हमें पता है कि 18 वर्ष का व्यक्ति अगर हो गया तो उसे वोट डालने का अधिकार है। यदि उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा तो वो लड़ाई करेगा, तो वो सामाजिक क्रांति हो गया एक तरीके से। यदि कोई व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का शोषण करता है तो वो भी बोलेगा कि मेरे अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं, तो मैं अपने अधिकार का शोषण होने नहीं दूंगा, तो वो भी एक सामाजिक क्रांति ला सकता है। ये गोपाल गुरु और एस के चौबे कहते हैं। अब गोपाल गुरु क्या कहते हैं अलग से? छुआछूत के संवैधानिक विचारधारा में भी परिलक्षित होता है कि जिसे केवल उन जातियों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जिन्हें अपवित्र माना जाता है। दोस्तों, अपवित्र किन्हें माना जाता है? जो निम्न जातियां होती हैं, अस्पृश्य जातियां होती हैं, जिन्हें मंदिरों में प्रवेश हो गया, कुएं पे पानी भरने नहीं दिया जाता है, उन्हें देखना भी अपवित्र मानते हैं उच्च वर्ग के लोग। इस कारण यह छुआछूत के उद्भव बिंदु सॉरी दोस्तों यथा उच्च जातियों को प्रकाश में नहीं लाते। छुए जाने का अधिकार नैतिक स्तर पर ऊंची जातियों द्वारा तय किया जाता था। किसके द्वारा तय किया जाता था कि क्या छुआ जाएगा? तो ऊंची जातियां तय करती थी कि निम्न वर्ग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वह अस्पृश्य व्यक्ति की नैतिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा या नहीं करेगा? कौन तय करेगा? उचित जातियां तय करेंगे कि वो पूर्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है उनकी आवश्यकताओं को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एस के चौबे क्या कहते हैं? समानता, स्वतंत्रता व धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में रखे गए हैं। इन्हें यूरोप में 1848 तक साध लिया गया था। मतलब जो ये 3 चीज़ हैं दोस्तों, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता को रखा गया है, तथा ये तीनों चीज़ों को यूरोप के संविधान में 1848 में ही ले लिया गया था, मतलब रख लिया गया था उन्होंने अपने संविधान में। तथा चौबे भारतीय संविधान की सामाजिक क्रांति की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। जो चौबे जी हैं हमारे, ये सामाजिक क्रांति का अध्ययन करते हैं, जैसे कि समाज में किस चीज़ से क्रांति लाई जा सकती है, मौलिक अधिकार से, व्यस्त मत अधिकार से, तो इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं ये सिर्फ, जिससे समाज में क्रांति लाई जा सके। सुहास पलशिखर राज्य को उदारता, समानता, न्याय व एकता का साधन व वाहक समझा जाता है। साथ ही आर्थिक उठान, निर्धनता उन्मूलन, समानता का अंत, जीवन स्तर में वृद्धि, डायरेक्टिव सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ गलती है, डायरेक्टिव ट्वीट्स की जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत राज्य की जिम्मेदारी है दोस्तों। क्या जिम्मेदारी? की समानता, न्याय, एकता, उदारता, भाईचारा, आर्थिक उठान, आर्थिक निर्धनता उन्मूलन व असमानता का अंत करना है। किसको? राज्य की जिम्मेदारी है ये, कि जीवन स्तर में वृद्धि हो सके, असमानता का अंत हो सके, जो आर्थिक उठान है उसमें वृद्धि हो सके। ये किसके कार्य हैं, किसकी जिम्मेदारियाँ ये? तो हमारे भारत के राज्य सरकारों की जिम्मेदारियाँ हैं। कौन कह रहे हैं? सुहास पालिका। क्रिस्टोफर जेफरे लॉट के अनुसार ऑस्ट्रियन के विचारों का खंडन करते हैं। कौन? क्रिस्टोफ जेफरे लॉट। ये ऑस्ट्रियन के विचारों का खंडन करते हैं कि भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति अर्जित करने की आशा है। जेफरे लॉट के अनुसार भारतीय संविधान सभा के रूढ़िवादी तत्वों का द्योतक है। संविधान सभा का उद्देश्य पिछड़े वर्गों की मुक्ति नहीं, अपितु उनकी चलायमानताओं को छुटपुट अधिकारों द्वारा सीमित करने का प्रावधान है। मतलब जो रूढ़िवादी तत्व हैं उनको खत्म करना है दोस्तों। जेफरे लॉट के अनुसार संविधान का उद्देश्य भी यही है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको ऊपर उठाना है। कैसे उठाएंगे? आरक्षण देके, विशेष अधिकार देके और विशेष सुविधाएं देके। संविधान सभा ने पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने
में भी असफल रही। जेफ्रे लोट के अनुसार जाति का संवैधानिक विभाजन 1947 से पूर्व की स्थिति में भी कम प्रगतिशील था। ठीक है दोस्तों, ये जेफ्रे लोट ने कहा। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। आपको सेकंड पार्ट इसका आपको अगले वीडियो में मिलेगा दोस्तों, जो कि कल आने वाला है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आपको किसी भी प्रकार के समस्याएं या क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप उत्तर पा सकते हैं। जो आपकी माइक की वॉल्यूम है उसे थोड़ा धीरे कर दो, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ बोलने वाला हूँ। आपको इसका सेकंड पार्ट कल प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो आपने पढ़ चुका है, और आपको जो बुक्स है, आपको मटेरियल, सप्लीमेंट, कुछ भी चीज़ चाहिए, जो आपको अगर ये पीडीएफ की ज़रूरत है, आपको लगता है कि जो पीडीएफ है आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए ना कि भाई हमको ये चाहिए, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में अलाउ कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। आपको चाहिए तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी भाई, क्योंकि आपकी सहायता में ही मेरी सहायता होगी, आप जान सकते हो। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, और आप पूरी वीडियो को समझें, कोशिश करें कि हमारी बात को नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हमने पढ़ाया उसे ध्यान से लगा के पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैन।